क्लोजिंग कॉल में आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार की अगर स्थिति देखें तो कल की तेज पिटाई के बाद आज भी जो सेल ऑफ है वो पिछले कुछ घंटे में इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है। निफ्टी अब 250 अंक नीचे है और 23,700 के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 672 अंकों की भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगातार 5 सत्र की बिकवाली, यह हफ्ते पूरा कोहराम मचा हुआ है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो इन 5 दिनों में तकरीबन 1100 पॉइंट निफ्टी ने लूज किए हैं। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 4-5 सत्र की जो गिरावट है उसमें 2500 से लेकर 3000 पॉइंट के आसपास की एक तरफा बिकवाली हो गई है। सवाल यह है कि क्या इस डिप को बाय करना है, क्या निवेश के लिए सही मौका है आपको अगर लंबी अवधि के लिए कुछ पैसे लगाने हो, या फिर और अभी आकर्षक स्तर आएंगे और जिनको ट्रेड करना है उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि यहां से शायद शॉर्ट अगर करेंगे तो फंसेंगे, दिक्कत यह है। लेकिन क्या लॉन्ग करना है, इसके बारे में भी कोई मुंह बनता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो भी गेन शुरुआती आए थे आज 24,000 के ऊपर के भी हमने स्तर देखे निफ्टी में, लेकिन पूरा का पूरा सेंडर करके फिलहाल 23,700 के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है निफ्टी। और आज निफ्टी ने अहम क्रूशियल 200 डीएमए, जिसको कि इन्वेस्टर डीएमए कहा जाता है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि बाजार का जो औसत है 200 दिनों का, उसके नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 23,820 वो स्तर था और अब आप देख रहे हैं कि 23,700 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। पूरा का पूरा सेंटिमेंट खराब हुआ है। दो वजह हैं, एक तो ग्लोबल है और दूसरा भी ग्लोबल लिंक्ड है। यूएस फेड ने जो अपनी कमेंट्री दी, कॉशियस स्टांस दिया और ये संकेत दिया कि अगले साल 4 नहीं 2 रेट कट होंगे। ग्लोबल बाजारों में निराशा का माहौल है। कल हमने थोड़ा देखा कि यूएस में तेज पिटाई के बाद थोड़ी सी रिलीफ बाइंग लोअर लेवल से आई, लेकिन आज फिर से संकेत डाउ फ्यूचर को देख के ऐसे लग रहे हैं कि अमेरिका में फिर से एक बिकवाली का सेशन आएगा। क्योंकि डाउ फ्यूचर अभी थोड़ी देर पहले तक 100-125 अंकों के आसपास की नरमी थी, वो बढ़ के हो गई है 225 अंकों के आसपास की। ये कुछ क्रूशियल वाइटल से, जैसे आप चेक करते हैं किसी की सेहत, ये वो पैमाने हैं। निफ्टी 23,700 के नीचे है। डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। रुपया की बात करें, रिकॉर्ड निचला स्तर 85 रुपए $1 का भाव हो गया है। ये कुछ चीजें। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स आप देखिए इस वक्त 15 के आसपास है, 4% के आसपास का उछाल है। और डाउ फ्यूचर 75 नहीं, ये 75 बस थोड़ी देर पहले के आंकड़े थे, लेकिन बाजार में उथल पुथल इतनी ज्यादा है कि अब 200 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर में हो गई है। तो जरा बाजार का सेंटिमेंट भी समझते हैं। और आपके लिए अगर संभव हो तो ऐसे बाजार में ट्रेड खोजना बड़ा रिस्की है। आप इंडेक्स से तो दूर रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक जहां अच्छी खबरें हैं, जहां शेयर चल रहे हैं, जहां माहौल अच्छा है, वो कुछ ही पैक हैं। फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, आज केमिकल शेयर चल रहे हैं। तो उनके बीच में देखते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके बन कहां पर हैं। ना भी ट्रेड मिले, कोई ट्रेड ना मिले तो भी कोई दिक्कत बाजार की नहीं है। अभी आपकी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए कैपिटल प्रोडक्शन पर, या फिर अगर आप लंबा सोच रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए भी शायद ये सही वक्त हो सकता है। हमारे साथ 3 दिग्गज एक्सपर्ट हैं। सुनील सुब्रमण्यम हैं, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हैं, बड़े फंड मैनेजर रहे हैं। अमोल आठवले हमारे साथ हैं और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। राजेश जी आपके पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन एक सवाल जरा सुनील सर से पहले ले लेते हैं। सुनील सर, मार्केट में ये कमजोरी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह ऐसा लगा कि शायद ये आज वो दिन होगा जब हम थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे, लेकिन फिर से वही ढाक के 300 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आप देख रहे हैं? एक एफआईज की बिकवाली तो वो चल रही है, अपनी जगह पर है वो। बाकी आप क्या चिंताएं देख रहे हैं बाजार के लिए, और अभी क्या करने की सलाह है? खरीदारी करनी है निवेश के लिए या फिर अभी दूर रहे बाजार से? देखिए, जैसे आपने कहा एफआईएस की बिकवाली तो जारी है और उसका और एक कारण है कि दिसंबर के अंदर जिस हेज फंड मैनेजर ने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया हो तो वो बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनके उसके बेसिस पे ही उनको अपना बोनस का पे आउट होता है। दूसरी इश्यू क्या है, और ये दोनों फॉरेनर्स और डोमेस्टिक की बात है, कि अब एक छुट्टी का माहौल है, तो ज्यादातर लोग अपनी छुट्टी की प्लान करके अभी एक ब्रेक ले रहे हैं मार्केट से, चाहे वो डोमेस्टिक में हो या हो न्यू ईयर और उसके क्रिसमस की छुट्टियों में जा रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर की जो गिनती है वो शायद एक्टिव का कम हुआ है। मतलब उसके अलावा स्पेशली डोमेस्टिक की बात करें तो पैसा बहुत है डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास, मगर
कोई फ्रेश ट्रिगर अभी नहीं है उनको खरीदारी करने की, क्योंकि पिछले अर्निंग सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा। और उसके बाद जो बिकवाली हुई एफआई की तरफ से, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने इनिशियली जाके खरीदारी की है, तो सभी जो स्टॉक्स में उनकी एक होल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब फ्रेश खरीदने के लिए उनको एक नई ट्रिगर की जरूरत है, और वो ट्रिगर क्या है कि नेगेटिव बन गया फेड का रेट का, जो हॉकिश रेट का कह रहे हैं ना, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर बन गया, क्योंकि एक इजी लिक्विडिटी कंडीशन, सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट का जो एक्सपेक्ट था पहले, वो अभी टाल गया। और बात ऐसी है कि फेड की जो बातचीत है उसमें इन्फ्लेशन 2026 तक 2% के ऊपर के लेवल पर दिख रही है। यानी कोई आउटलुक नहीं है कि एक रेट कट बहुत जल्दी बहुत सख्त आ सकता है। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर चला गया। मगर डोमेस्टिकली भी देखें, पुअर अर्निंग सीजन, पुअर जीडीपी ग्रोथ के बाद उम्मीदें अच्छी हैं, मगर इस बार फंड मैनेजर सोच समझ के वेट करेंगे ट्रिगर्स के लिए। और ट्रिगर क्या हो सकता है? अर्निंग सीजन जो शुरू होती है जनवरी 10 तक। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास पैसा है खरीदने के लिए, मगर फ्रेश ट्रिगर्स के लिए वेट कर रहे हैं। और यह भी है कि एक फंड मैनेजर की सोच शॉर्ट टर्म नहीं होती है। 3 से 5 साल में वो एक अच्छी स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एफआई एक अच्छी स्टॉक को बेच रहा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि अरे इसको बेचने दो, प्राइस को गिरने दो, जितना सस्ता मैं खरीद पाऊंगा उतना अच्छा होगा। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते इंतजार में शायद दाम और भी गिर जाए, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अब एक वेट एंड वॉच का अप्रोच फंड मैनेजर्स अपना रहे हैं इस माहौल में, और इसके कारण ही आपको मार्केट गिर रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत एफआई की सेलिंग को बाय करने वाले डोमेस्टिक्स अभी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको भी वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है। ये एक कंपनी स्पेसिफिक कॉल लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि अर्निंग सीजन आने के बाद ही आपको, ना ही इस क्वार्टर की बात आपको पता लगेगा, मगर आउटलुक जो है, जो कहते हैं कि मेरे इस अगले साल 2025 की आउटलुक ऐसी दिख रही है, उसके बेसिस तो खरीदारी कर सकते हैं, मगर वो आउटलुक भी आपको अर्निंग सीजन में ही सामने आएगी। सेकंड चीज है कि उस अर्निंग सीजन से आप जीडीपी का भी एक मायना लगा सकते हैं, बिकॉज वो अर्निंग्स ही बताएगा कि अगले क्वार्टर की जीडीपी, जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि सुनील सर, 5.4% से सुनील सर, 6.8 बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में जीडीपी। सर, असलियत में होने वाली है वो हाँ, देखने वाली बात है, इसलिए जी, थोड़ा सावधान रह रहे सर, हैं दिस बात। मैं वही एक सलाह न, जी, जी, सर आप कह रहे हैं ना कि देखिए पैसे है, ट्रिगर नहीं है, पैसे हैं, ट्रिगर नहीं है, सेंटिमेंट वीक है, और एक सही भाव का इंतजार हो रहा है। आप तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स को जानते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे होंगे, उनको बोलिए, मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब ना लोग अपने एनएवीज देख के और पोर्टफोलियो के रिटर्न देख के थोड़े चिंता में आ रहे हैं, क्योंकि अब वो रेड मार्क्स, रेड फ्लैग्स आने लगे हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनसे बात कीजिए और कहिए कि हाँ, अब आप इससे ज्यादा क्या वेट कर रहे हैं, जब देश के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, एक थोड़े जीडीपी के थोड़े कमजोर नंबर आ गए, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन ऐसा थोड़ी चीजें खराब हो गई यहाँ पे। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। और दूसरी जो आप चीज कह रहे थे कि एफआईज प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर उनका बोनस डिसाइड होगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार जरा ना टेक्निकल्स चेक कर लेते हैं। राजेश जी वेट कर रहे हैं। राजेश सर, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, 24,600 गया, 400 गया, 200 गया, 24,000 भी गया, अब ये 200 डीएमए भी चला गया, कहां तक जाएगा बाजार ये? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज 200 डे मूविंग एवरेज का टूटना ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। पिछली बार हमने देखा था कि मार्केट ने करीब 21 नवंबर के आसपास एक बॉटम बना के वहाँ से रिकवरी दी थी। उस समय भी हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उस समय के लो काफ़ी नीचे के स्तर है। अगर हम बात करें तो करीब 23,350 के आसपास के क्लोज थी 21 नवंबर को। ऑलमोस्ट अब 1 महीने बाद वापस हम रिविजिट कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को। अब आज का क्लोज 23,800 के नीचे होना ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं दिसंबर सीरीज़ के लिए, और उस मुकाम पे हमारा ये 200 डे मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया टूटना ये दिखाता है कि अब यहाँ से डाउनसाइड फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम आज का क्लोज 23,800 के नीचे या 23,700 के नीचे ही करते हैं, तो ये डाउनसाइड 23,350 जो कि प्रीवियस लो थे नवंबर में, वहाँ तक के भी ये डाउनसाइड अब ओपन होते हुए दिखती है। हालांकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, डेरिवेटिव डेटा में भी देखें, तो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर जरूर है। पुट कॉल रेशो भी 0.70 के आसपास
निफ्टी का आते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी का 0.50 के आसपास। हालांकि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन एफआई का जो सप्लाई प्रेशर है और उसको काउंटर करने के लिए कोई भी एक सब्सटेंशियल बाइंग एक्शन डीआईआई या रिटेल की तरफ से नहीं है, जिसके चलते प्राइस टूटते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है ये थोड़ा और सप्लाई प्रेशर रह सकता है जब तक 23,800 के ऊपर हम वापस रिकवर नहीं होते अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में भी, तो ये सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। देन हो सकता है 23,350 के दायरे भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं डाउन साइड में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल अब 51,000 का तोड़ दिया है, जो कि मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था। तो इस तरीके का मार्केट ये दिखाता है कि एक काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बने हुए, और बैंक निफ्टी में भी अब 50,500 50,200 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है, जो कि आई थिंक बैंक निफ्टी का वो 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है। अगर हम देखें तो 50,500 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहाँ तक की डाउन साइड तो बैंक निफ्टी की भी ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा अभिषेक जी, कि ये जो बड़े मूव आ रहे हैं ये पिछले 3-4 हफ्तों में देखेंगे, जब से वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद हुई है और निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी रही है, ये दोनों दिन ही बड़े मूव इंडाइसेस में बनते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में भी निफ्टी में बड़ा कट था और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो आज भी यहाँ पे बड़ा कट इंडाइसेस में देखने को मिला है। तो ये पिछले 3-4 हफ्तों में हमने देखा है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन इंडाइसेस में काफ़ी बड़े मूव बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है कि ये क्या ऑप्शन एक्सपायरी के चलते, क्या निफ्टी और सेंसेक्स के ऑप्शन प्लेयर के चलते तो ये दबाव इंडाइसेस में नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, आपका ये ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इस पर भी नज़र होनी चाहिए और इस पर भी गौर ज़रूर करना चाहिए। आज सुबह जब बाजार खुले तब ऐसा लग नहीं रहा था कि 5वें दिन भी रिवर्स गियर लगेगा। बिकवाली का दबाव था ज़रूर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 4 दिनों की बिकवाली के बाद बाजार आज संभलने की कोशिश करेंगे। रिकवरी ड्यूरिंग द सेशन अटेम्प्ट भी की, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, देखिए मेजर डाउनसाइड के लेवल्स इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स जो है इंडेक्सेस पर बता रहे हैं 50,500 और उससे नीचे के स्तर भी आंके जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की भी राय देखेंगे, राजेश जी जिस तरह से बता रहे थे, इनफैक्ट आज सुबह हम भी बता रहे थे कि 2 लेवल्स हैं। 24,000 के ऊपर अगर हम टिकते हैं तो फिर फर्दर अपसाइड दिखेगी, लेकिन 23,800 और 23,750 के नीचे अगर फिसलते हैं तो उसके बाद हमें गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई नजर आएगी। गिरावट तो यहाँ पर गहराई, क्योंकि हम निफ्टी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि क्लियरली वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा। इस वक्त भी निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी 23,600 के स्तर को भी तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे 23,300 के लेवल्स टूवर्ड्स डाउनसाइड अब एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार में कमजोरी है, लगातार 5वां सेशन जबकि बिकवाली का दबाव, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर हैं, मार्केट एक्सपर्ट से वो भी जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून अमोल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपकी क्या होगी आज के लिए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक 2 स्टॉक्स मैंने पिक किया और फोकस जो है पूरा वो इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर, गुड क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ही है। मिड कैप से थोड़ा सा बच के रहना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी करेक्शन मार्केट में चालू है। निफ्टी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे एक HDFC लाइफ जो करंट लेवल पे है वो एक अच्छा लग रहा है। 625 के आसपास एक बड़ा करेक्शन स्टॉक ने पूरा करता हुआ दिख रहा है, बट रिवर्सल फॉर्मेशन भी डेली चार्ट पे दिख रहा है। 655 के पोजिशनल टारगेट रहेंगे और 613 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं कंडीशनल बाय के साथ जाना चाहूँगा। एक ICICI बैंक मुझे अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये 1285 क्रॉस कर देता है तो आई थिंक ये स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के लिए प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन लग रहा है। पोजिशनली 1350 ये टारगेट्स निकल गए, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1263 का। बाय 1350 के टारगेट्स को ध्यान में रख के चल रहे हैं अमोल। और दूसरा स्टॉक HDFC लाइफ, यहाँ पर भी खरीदारी की कॉल आती हुई 655 के टारगेट्स। डिफिकल्ट है इस वक्त स्टॉक्स को भी टैप करना, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर अगर समझें तो एक मौका भी है बाजार में जब गिरावट हावी होती है तो पोर्टफोलियो को बांधने का। और इसी के चलते लिस्ट लगातार हम जब एक्सपर्ट से हमारे स्पेशल शोज में काफ़ी सारे थीम्स पर बातचीत करते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि इन स्टॉक्स की जो एक्सपर्ट्स हो जा रहे हैं एक लिस्ट बनाई
बनाइए और वक्त आने पर उन पे एंटर कीजिए। ये वही वक्त है और इसीलिए लगातार 18 आवर्स स्वदेश के साथ आपको जुड़ना चाहिए और हमारे एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस जो हैं उन्हें लिस्ट डाउन भी करना चाहिए और सही समय आने पर अपने पोजीशंस को भी बनाना चाहिए। राजेश जी, आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे पसंद आ रहा है। शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो है एबीबी फ्यूचर में। काफ़ी वीकनेस इस स्टॉक में हमने देखी। पिछले 4 दिन से स्टॉक कंटिन्यूसली देखें तो लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक क्लियर साइन है सस्टेन सप्लाई प्रेशर का। जिस तरीके से यहाँ पे वीकनेस बनी है, शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला, हमें लगता है एबीबी फ्यूचर में फर्दर और डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख सकती है। 6920 6900 तक की डाउनसाइड के टारगेट के लिए एबीबी फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 7050 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो छोटा मोटा अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करें। काफ़ी इंटेंस सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है लॉन्ग साइड के लिए या बाय करने के लिए, उसमें हमें फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे पसंद आ रहा है। इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो इस वीक में डॉक्टर रेड्डी ऑलमोस्ट 9% के आसपास की गेन रजिस्टर करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि अक्टूबर में बने थे उसको अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में आउट परफॉर्मेंस एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1400 तक आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में 1325 के आसपास स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। बिल्कुल, ये नजरिया डॉक्टर रेड्डीज पर इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय। फार्मा सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से दिखा है। लेकिन एक और सेक्टर पर नजर डालेंगे, आईटी सेक्टर। याद रखें, कल एक्सेंचर के नतीजे आए थे। नतीजों के बाद शुरुआती ट्रेड में तेजी भी दिखी थी आईटी स्टॉक्स में, लेकिन फिर मुनाफा वसूली। सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तर के आसपास 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओमकार तंसाकालेली जी जुड़ चुके हैं। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सेंचर के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिखी। क्या आपको लगता है ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए आईटी सेक्टर में नए पोजीशंस लेने के लिए? डेफिनेटली, आई मीन, आप देखा जाए तो आईटी में एक तेजी बरकरार होती हुई दिखी थी। लास्ट टाइम में तो आईटी सेक्टर काफी बढ़ चुका था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन जो एक्सेंचर के सीईओ है, उन्होंने एक कमेंट्स किया है कि देयर इज नो चेंज इन द डिमांड सिनेरियो एज ऑफ नाउ। तो जो एंगेजमेंट था, जो एक्सपेक्टेशन था कि तुरंत से बढ़ेगा, तो वो होते हुए नहीं दिख रहे। ऑफ कोर्स जो गाइडेंस दिया है या फिर जो भी आउटलुक दिया है वो एक कॉन्क्रीट है, एक पूरे एक साल के लिए। ये क्वार्टर्स हमें शायद से थोड़ा बहुत ये हो सकता है स्केप्टिकल, लेकिन Q4 FY25 से एक डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनते हुए दिखेगी। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एलिमिनेट होते हुए दिखेगी। थोड़ा सा क्लाइंट एंगेजमेंट बढ़ के एक ग्रोथ विजिबिलिटी दिखने को चालू होगी। सो एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा आईटी पे, जो कि एक्सेंचर ने भी बोला है। उसमें एक हायरिंग बहुत अच्छी चालू है। BFSI में जो अनसर्टेनिटी थी उसमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। कंपनी हैव परफॉर्म ब्रॉड बेस। सो एक जो अनसर्टेनिटी कुछ सेक्टर्स में दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही है। सो देयर इज अ स्टेबिलिटी। तो एक मीडियम और लॉन्ग टर्म स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार हो सकती है। अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली आईटी में एक अच्छे पोजीशन बना सकते हैं। के लिए पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर मार्केट कैप वाइज देखें तो आपकी सलाह क्या रहेगी? लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए, और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे तो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आईटी सेक्टर से आप रेकमेंड करना चाहेंगे? हिसाब से आप एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप ऐसा देखने के बजाय यू स्टिक टू अ गुड स्टोरी विद अ गुड स्टॉक एंड वेरी वेरी पिक्यूलर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू आउट, जो वो आपको मदद करेगी एक अच्छे रिटर्न जनरेशन के लिए। आप देखोगे मिड कैप और लार्ज कैप में मिड कैप हमेशा हायर वैल्यूएशन
वैल्यूएशन है, लेकिन फ्रॉम 2019 उसने कभी भी लार्ज कैप को हमेशा आउट परफॉर्म किया है, तो वो हमेशा ये साल भी करेगा और अगला साल भी हो सकता है करेगा। डील साइज छोटे हुए दिखते हैं, सो चर्निंग रेशियो इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ द मिड कैप आईटी कैप्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर मेरी आप पसंदीदा स्टॉक्स बोलोगे तो मेरा इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, देन टेकम एंड विप्रो रहेगा लार्ज कैप्स में पिकिंग ऑर्डर। और आप मिड कैप में देखोगे तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी आप देखा जाए तो I'll keep intact with it with a Persistent, Coforge, Cyient and KPIT। ठीक है ओंकार जी, बहुत शुक्रिया आपका आईटी स्टॉक्स पर, आईटी सेक्टर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर मौके खोजने चाहिए। सुनील सर, एक सवाल आपसे होगा। आज ना बाजार में देखिए जो थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहे सेक्टर, वहां पर भी बिकवाली आ रही है, वो चिंता बढ़ रही है। कैपिटल गुड्स की आज बहुत तेज पिटाई हो रही है, सीमेंस 10% नीचे है, EBB में हम देख रहे हैं कि करीब 5.5% के आसपास से गिरावट है, ये शेयर टूट रहे हैं। और दूसरी, इनके बारे में जरा व्यू दीजिए कि आपकी क्या व्यू है, कौन से सेक्टर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से सही लग रहे हैं। और जो आप चीज़ कह रहे थे कि FIs का बोनस डिपेंड करता है प्रॉफिट जो जनरेट करेंगे बाजार से, क्या आप कह रहे हैं सर? वो देखिए क्या होता है ना, समझिए म्यूचुअल फंड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये NAV डिक्लेयर होता है रोज स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से, राइट। तो समझिए कि एक फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक पिक किए थे साल के शुरू में, अब उसमें 20% उनको प्रॉफिट है। अब उसको बोनस देना है क्योंकि ईयर एंड उनका जनवरी टू दिसंबर होता है। तो वो 20% प्रॉफिट में से समझिए कि उसको 2% देने वाले हैं। तो उस 20% से 2% दे दिया, मगर अगले दिन यानी जनवरी 1 या 2 को स्टॉक गिरती है। तब क्या हुआ कि कंपनी ने पैसा दे दिया, उस पैसे से उनको कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि स्टॉक गिर गई। तो इसलिए हर हेज फंड का ये नियम होता है कि आपको बोनस चाहिए तो कैश में प्रॉफिट बुक करें ताकि कंपनी को भी वो पैसा आ जाए, उसमें से आप अपने पैसे लेके जाओ और फ्री जनवरी में आके आप फ्रेश रिएलोकेट कीजिए जहां पे भी करना है। तो ये चीज के कारण ही हम नॉर्मली नवंबर दिसंबर में एक ग्रेजुअल सेलिंग ऑफ FIs हेज फंड, देखिए लॉन्ग टर्म जो है ना, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड या म्यूचुअल फंड, ये भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका एक कंटिन्यूअस रोलिंग ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हेज फंड शॉर्ट प्लेयर होते हैं, 3 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल तक वो कॉल्स लेके प्रॉफिट बुक करते हैं और उनका रूल होता है 220, यानी 20% ऑफ द प्रॉफिट दे मेक, उनको 2% मैनेजमेंट फी वो हेज फंड चार्ज करेगी। तो ये बात में अगर वो किसी शेयर में प्रॉफिट है और उसको क्योंकि लॉस में चला गया तो उसको बेच के क्या फायदा, लॉस से उसको बोनस नहीं मिलने वाली है। तो जो भी शेयर या जो भी देश, क्योंकि हेज फंड्स मल्टीपल देश में अपना कारोबार चलाते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिस देश में उनको पैसा बना है वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक या उस कैश प्रॉफिट से ही उनकी बोनस कैश में पे जाती है। तो ये एक हर साल इसको कहते हैं दिसंबर इफेक्ट, और ये जनवरी में जब ये वापस आते हैं क्योंकि फ्रेश कैश पड़ा होता है, फ्रेश एलोकेट करना है, तो जनवरी इफेक्ट के कारण मार्केट बढ़ता है। ये हर साल इसका होता है। कोई थोड़े आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बोलता है कि दिसंबर में सभी बेचेंगे कि शायद दाम और भी बढ़े, दिसंबर एंड में और बढ़ेगा करके वो डिले साथ कुछ तो प्रॉब्लम है नेटवर्क में। सुनील सर समझ गए सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। फिर से आपको जोड़ देंगे और बाजार पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अगर आप बाजार को देखेंगे गिरावट थोड़ी सी और गहरा गई है। 300 अंकों के आसपास की नरमी है, 23,650 के आसपास का है निफ्टी, 1.25% नीचे, और निफ्टी बैंक है 800 अंक नीचे। डॉक्टर रेड्डीज को छोड़ दें, एक भी शेयर 1% ऊपर नहीं, निफ्टी में 1% क्या आधे % भी ऊपर नहीं होंगे, और 50 में से इस वक्त 43 शेयर कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से झुका हुआ है मंदी के खिलाड़ियों की तरफ। ट्रेड कहां मिलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट आपके लिए तैयार हैं। 23,630 बाजार दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ, बिकवाली का दबाव हावी, करीब 300 अंकों की गिरावट। लेकिन ऐसे में लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल फंडामेंटल और टेक्निकल आपका साथ निभाने के लिए मौजूद हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देवांग शाह से ऑप्शंस का चैंपियन में उनकी रणनीति समझ लेते हैं।
ओके, गुड आफ्टरनून देवांग, बताएं आज की ऑप्शन की रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। यहाँ बात करें ऑप्शंस में तो एस्कॉर्ट का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए 3200 का पुट ऑप्शन एट द रेट ऑफ 38 to 40, स्टॉप लॉस 17 रुपीज का रखना है, टारगेट है 86। ओवरऑल बात करें एस्कॉर्ट की तो स्टॉक में एक ब्रेक सपोर्ट ब्रेक किया स्टॉक ने, ऑल्सो एक नेगेटिव पैटर्न बना डेली चार्ट, इसलिए पुट ऑप्शन बाय की रिकमेंडेशन है एस्कॉर्ट में 3200 का पुट ऑप्शन। एस्कॉर्ट्स 3200 की पुट खरीदें, 38-40 इन लेवल्स पर ही आपको मिलेगी। लक्ष्य 86 का, स्टॉप लॉस 17 का आपको लगाना है। अधिकतम मुनाफा 12,650 होने की उम्मीद है और अगर डाउनसाइड होती है तो फिर अधिकतम नुकसान 6,325 का होने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है। देवांग, शुक्रिया आपने ऑप्शन की रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद एफएनओ में ट्रेडिंग करें। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, बताएं कमजोर बाजार में आपकी नज़र कहां पर है? स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स आप क्या देना चाहेंगे? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल, दो स्टॉक्स है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आइडिया रहेगा। शॉर्ट साइड पे गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में बुक वाली की सलाह रहेगी। तो आइडियली थीम ये प्ले कर रहे हैं कि जो रीसेंट पुलबैक मूव या अप मूव हमने मार्केट्स में देखा था, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे सेक्टोरियल थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस था। और रियल्टी स्पेस में देखिए तो रियल्टी स्पेस में जो अप मूव आई थी ऑफ लेट, उसमें हमने देखा था कि डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा लीडरशिप देखी थी, डीएलएफ हो, ओबेरॉय रियल्टी हो। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसा स्टॉक में जहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास स्टॉक गया नहीं और तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं था। सो अब जब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा फिर से नेगेटिव रिज्यूम हुआ है तो आई थिंक यहाँ पे करेक्शन इसीलिए आ सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह रहेगी 2950 के स्टॉप लॉस से 2790 से 2780 के टारगेट रेंज के लिए। और खरीदारी की साइड एक कॉन्ट्रा ट्रेड हम ले रहे एचपीसीएल में। सो आइडियली हमें लग रहा है कि ओएमसीज में जो रिसेंट करेक्शन आया है उसके बाद अब प्राइस वाइज डाउनसाइड यहाँ से काफी लिमिटेड है। और एक अप मूव हम एक्सपेक्ट करें एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों ही स्टॉक्स में, क्योंकि कल के सेशन में भी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिलेटिव सेफ्टी रहेगी ऐसे मार्केट्स में, ये ओएमसीज में। तो एचपीसीएल करंटली 400 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करे, 388 के स्टॉप लॉस रखे 430 के टारगेट्स के लिए। बीपीसीएल गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर रुचित जैन के रेडार पर ये स्टॉक्स हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगी ऑटो एंसिलरीज की अगर बात करें, पिछले ऑटो बिक्री के आंकड़े भी मिक्स बैग रहे। क्या लगता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में ऑटो सेक्टर की रफ्तार जो धीमी पड़ी है, क्या वहाँ से फिर से एक बार मोमेंटम बिल्ड होता दिखेगा? और ऑटो प्लेयर्स में किस तरह के यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ऑटो एंसिलरी दोनों प्लेयर्स की अगर बात करें? तो बाजी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री की दिक्कतों के चलते हमने देखा और सेल्स के नंबर जिस तरीके से हमने देखा कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पे डाउन टिक है ऑटो सेक्टर में, उसके चलते ये स्टॉक्स में भी एक करेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और एक कंजम्पशन का भी जो हमने डेटा देखा जिसमें स्लो डाउन है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इकोनॉमी एक थोड़ा सा स्लो डाउन के फेस में है। तो ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है और यहाँ पे जिस तरीके से एक स्लो डाउन देखा है, तो हो सकता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर हमें लगता है कि अभी यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन अंडर प्रेशर और कुछ प्रेशर और भी यहाँ पे माउंट होता हुआ दिखे। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड आउट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में हमें लगता है कि थोड़ा और करेक्शन बढ़ते हुए दिखे, लेकिन कुछ पॉकेट्स यहाँ पे अभी भी जिस तरीके से होल्ड आउट करी है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, वहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट जब रिकवरी के फेज़ में आएंगे तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी होगी ये क्वालिटी स्टॉक्स को वापस लोअर लेवल पे बाय करने की। तो हमें लगता है कुछ स्टॉक्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, अशोक लीलैंड यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी एक स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। और वहीं 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो टीवीएस मोटर भी यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो करेक्शन में ये 3-4 स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं जो कि डिक्लाइन में एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए इन स्टॉक्स को वापस पिक करने के लिए, थोड़े से लॉन्ग टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है।
है, तो ये नजरिया टीवीएस मोटर और इसके अलावा ऑटो सेक्टर के कई स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और कल जैसलमेर राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी दायरे में लाने के अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम और जोमैटो स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को राहत देने की भी प्रस्ताव है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और जीएसटी बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? जी, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। अगर मुख्य मुद्दे की बात करें तो जीएसटी जो इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कम किए जाने की जो है वो लग रहा है कि कुछ खबर आ सकती है। इसके अलावा एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लेने का प्रपोजल भी है, वो भी कल एक उस पर डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। जीएसटी जो रेडीमेड गारमेंट्स पे है उसको बढ़ाने की भी सिफारिश है कुछ हद तक, जिसमें कुछ जोन्स हैं उसमें उसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें फूड डिलीवरी ऐप्स, तो इन डिलीवरी ऐप्स जो हैं उन पे जीएसटी जो लगता है सर्विस चार्ज उसको 5% करने की सिफारिश है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स को सिन टैक्स के दायरे में लाकर 35% करने की सिफारिश है। तो ये सब मुद्दे कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किए जाएंगे कि क्या फैसला होता है। आज की बात करें तो वित्त मंत्री सीतारमण जैसलमेर पहुंची हैं, उनके साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी पहुंचे हैं। बात होगी बजट को लेकर, बजट की स्कीम्स को लेकर, बजट में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, प्रपोजल्स को लेकर। तो वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग होगी, वो भी एक एजेंडा है आज का। इस सब के चलते जो राज्य सरकारें हैं कुछ डिमांड रख सकती हैं वित्त मंत्री के आगे कि बजट से पहले उन्हें स्कीम्स चाहिए, फाइनेंशियल पैकेज चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमी पैकेज चाहिए। सो ये सब 2 दिन का जो पूरा मुद्दा है वो रहेगा जैसलमेर में, राजस्थान में, और वित्त मंत्री यहाँ पहुंच चुकी हैं इस सब का जायजा लेने के लिए। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पर सबकी नजरें हैं कल के लिए। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक पर और ईटी नाउ स्वदेश पर पूरा कवरेज हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार में गिरावट गहराती हुई, निफ्टी अब करीब 370 अंकों की गिरावट के साथ 23,580 के आसपास कारोबार करता हुआ। भारी गिरावट पिछले कुछ मिनटों में फिर एक बार दिखी है। निफ्टी बैंक 850 अंकों की गिरावट के साथ 50,730 के आसपास, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट पिछले आधे एक घंटे में दिखी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड 4% नीचे, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एमएनएम, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, सभी स्टॉक्स से बाजार को पर दबाव दिखा है। सभी स्टॉक्स में 3 से 4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर पर ही नजर डाल लेते हैं। याद रखिए जीएसटी की बैठक कल, और इंश्योरेंस पर जो प्रीमियम पे जीएसटी लगाया जाता है उसे कम करने का प्रस्ताव शायद कल रखा जाएगा, और इसी के चलते कुछ स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शन भी दिखा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के चार्ट्स को देखेंगे तो करीब 4% की तेजी के साथ कारोबार न्यू इंडिया एश्योरेंस में दिखा है। रुचित, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? बाजार में गिरावट उसके बावजूद स्टॉक में तेजी दिखी है। यस, दोनों ही अगर आप स्टॉक देखेंगे तो जीआईसीआरई और न्यू इंडिया एश्योरेंस दोनों में ही प्राइस वॉल्यूम एक्शन तो काफी बुलिश है, और एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये बुलिशनेस मोर एक जो न्यूज के एंटिसिपेशन में हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे है तो होल्ड की जा सकती है, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्टॉक्स एक आउट परफॉर्म कर रहा है। और फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो है वो काफी डीप है। सो करंटली मेरी सलाह रहेगी कि कंसीडरिंग एन आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है निचले स्तरों से ली हुई है तो दोनों ही स्टॉक्स NISEL और GICRE में अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस को लेकर ये व्यू। बाजार की गिरावट और गहरा गई है और निफ्टी इस वक्त है 23,600 के भी नीचे, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इंडेक्स लेवल पर हम देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 857 अंकों के आसपास की इस वक्त है। सिर्फ 2 शेयर तेजी की तरफ है, मजबूत नहीं की, क्योंकि टाइटन तो बिल्कुल किसी वक्त लाल निशान में जा सकता है। और डॉक्टर रेड्डीज 1% के आसपास के गेंस हैं। डॉक्टर रेड्डीज को कल बाजार खुलने से पहले ईटी नाउ स्वदेश पर ही हमारी एक्सपर्ट हैं अवनी भट्ट, उन्होंने सुझाया था डॉक्टर रेड्डीज में आज भी तेजी हम देख रहे हैं। अदरवाइज मूड माहौल बड़ा ख़राब है। क्या कंजम्पशन, क्या ऑटो, क्या बैंकिंग, क्या कैपिटल गुड्स, सारे के सारे शेयर आज के सत्र में धराशायी हो रहे हैं। सेलेक्टिव बाइंग हम देख रहे हैं कि फार्मा में और कंजम्पशन में थोड़ी सी बाइंग, वो भी कोई ऐसा कोई
बेहतर माहौल नहीं दिख रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति है। और कहीं ना कहीं अब लोग सवाल खड़े करना शुरू करेंगे, क्या नवंबर का जो निचला स्तर है 23,350 का, क्या बाजार उसको टेस्ट करेगा या फिर उसके नीचे भी जाएगा? क्योंकि कोई ना एक सपोर्टिव वॉइस नहीं आ रही है। अभी सुनील सुब्रमण्यम थे, कह रहे थे नहीं कैश है लेकिन डिप्लॉय नहीं करना चाहते और आकर्षक भाव चाहिए, कोई तेजी का ट्रिगर नहीं मिल रहा है। ऐसे बाजार चले तो चले कैसे, दिक्कत यह है। और एफआईज लगातार बेच रहे हैं, वहां से भी जो सपोर्ट थे पूरा गायब हो गया। दिसंबर आप देखेंगे तो नेट अब बिकवाली का आंकड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले तक वो खरीदारी का आंकड़ा था, 500 करोड़ नेट आपको कैश में सेल दिखेगा दिसंबर के अकाउंट में भी। तो ये स्थिति है बाजार की। 375 नीचे निफ्टी है, 23,570 के आसपास। राजेश जी, मान लीजिए कि इस एक्सपायरी तक का अब कुछ ही सत्र रह गए हैं, क्या एक यहां से भी शॉर्ट करें या फिर थोड़ा रिस्क है उसमें? 23,350 आपको लगता है कि टेस्ट हो जाएगा? अभिषेक जी देखिए, ओवरसोल्ड तो मार्केट है तो शॉर्ट करने में रिस्क तो है। जो हाई रिस्क ट्रेडर है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं उनके लिए तो अभी भी इंडाइसेस में एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से आज ब्रेकडाउन हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज का डिसाइसिव ब्रेकडाउन, और ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम वापस 23,350 के जो लो बने थे पिछले महीने वहाँ तक फिसलते हुए दिख सकते हैं। वही एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो और आज हम अब 23,600 के नीचे भी फिसल चुके, तो हमें लगता है यस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 23,350 के लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। 23,350 तक निफ्टी जाने का खतरा है। अच्छा, निफ्टी चले भी तो चले कैसे? जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप देखिए रिलायंस की आज शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अब ये शेयर 1,200 रुपए के आसपास गिर के स्ट्रगल कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में कमजोरी है, आईसीसी बैंक थोड़ा गिरावट का शिकार हो रहा था, लास्ट मिनटों में थोड़ी सी बाइंग आती दिख रही है। फ्रंट लाइनर्स में कहीं आपको राजेश जी ऐसा लगता है कि लोअर लेवल पे कहीं मौके बन रहे हैं, थोड़ा सा अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो तो? आई थिंक देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे कोई भी लीडरशिप पोजीशन में कोई सेक्टर एज सच देखने को नहीं मिला है। सिलेक्टिव स्टॉक्स में ज़रूर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। अगर हम देखें तो फार्मा और आईटी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सेक्टर ठीक है, लेकिन सारे ही स्टॉक्स में बाइंग नहीं है। फार्मा में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आज होल्ड आउट कर रहे हैं। वैसे ही बैंकिंग फाइनेंशियल में आपने आईसीआईसीआई का जिक्र किया, ये स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है, एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर तो बुलिश है, जरूर गिरावट देखी मार्केट के चलते, लेकिन हमें लगता है कि जब तक 1260 के ऊपर बना हुआ है तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस एक अच्छा बाउंस यहाँ से दिखा सकता है जैसे ही मार्केट एक रिकवरी के फेज में आएंगे, एंड देन 1340 1350 तक की अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिख सकती है। वहीं हम देखें तो एचडीएफसी बैंक, इसी खेमे में देखें तो एचडीएफसी बैंक भी जरूर करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन अगर उसको भी देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर हम देखें तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर 1750 के लेवल को ये बचा पाता है तो यहाँ से भी एक रिकवरी आते हुए दिख सकती है। अब बैंक निफ्टी को रिकवर होना है तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे का कंपोनेंट। अगर ये दोनों स्टॉक्स रिकवर होते तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी इनके चलते ही बनते हुए दिखेगी। सीसी बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बाजार ने पिछले आज को जोड़ दें 5 दिन में निफ्टी बैंक करीब 5-5.5% टूट गया। निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई करीब 5% के आसपास की। और अगर आप साल के गेंस देखेंगे ना, नेट 8.5-9% मैक्सिमम होंगे। ये मैं निफ्टी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी सीवियर ये बिकवाली ये चल रही है। कुछ ट्रेड और समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि ट्रेड के मौके कम ही मिलेंगे बाजार में आपको, फिर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे और कुछ वैल्यू बाइंग खोजेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल ही ब्लैक फ्राइडे मोमेंट आज देखने को मिल रहा है। बाजार में भारी गिरावट, इस वक्त सेंसेक्स में 1100 अंकों से भी ज्यादा की
गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 23,546 टू बी प्रिसाइज, यहाँ पर देखिए 23,600 के नीचे लुढ़क कर 23,550 के भी नीचे हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी में भारी गिरावट, करीब 850 अंकों की बिकवाली। इसी तरह की तस्वीर आपको दिखेगी मिड कैप स्मॉल कैप में। आपको बता दें दिसंबर महीने में आज के सेशन को क्लोज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि आने वाला हफ्ता जो है लास्ट वीक ऑफ डिसंबर होगा। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस होंगे जो 30th और 31st को होंगे, मंडे ट्यूसडे हैं। लेकिन 7 ट्रेडिंग सेशन जो बचे हैं उसमें उम्मीद कैसे लगाएं? दिसंबर महीना है, ईयर एंड की तैयारियां हो रही है। हमारे ऑफिस में भी हम सेलिब्रेशन करना शुरू कर चुके हैं। सैंटा आ गया, लेकिन सैंटा रैली तो इस वक्त नहीं आ रही है। राजेश जी, ये सैंटा क्लॉज का जो रेड कलर है वही दिख रहा है इस वक्त तो मार्केट में, क्या किया जाए? देखिए काफ़ी उम्मीद होती है सैंटा रैली की मार्केट में, और वो बिल्कुल मिसिंग है। अब होप बची है कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बचे, अगर वहाँ कोई रैली बने। हालांकि ओवरसोल्ड है, शॉर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी शॉर्ट सेलर्स को। इस जगह पे एक रिकवरी बन सकती है, लेकिन वो रिकवरी में कॉन्फिडेंस वापस रिगेन कर पाएगा मार्केट, वो काफ़ी सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि जिस तरीके से कार्नेज देखने को मिला है पिछले 3-4 सेशन में ही, हमने देखा कि 24,000 और अब 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी हम तोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ तो दिक्कत है, और मैक्रो डेटा को काफ़ी मार्केट फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्लो डाउन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है वो मार्केट के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि जब तक यहाँ पे कहीं अपटिक नहीं बनेंगे तो कॉन्फिडेंस मिसिंग है मार्केट में, और वो आना ज़रूरी है। लेवल्स तो ठीक है कि मार्केट में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट होगा निफ्टी, लेकिन वहाँ से कॉन्फिडेंस को आने के लिए जब तक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हमें लगता है कि थोड़ा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है, हो सकता है हम एक्सपायरी के वीक में पहुँचें और थोड़ा एक रिकवरी बन सके, लेकिन वो देखना होगा कि हम 23,800 के लेवल को अब वापस रिगेन कितनी जल्दी कर लेते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अभी हमारे हिसाब से। 23,800 को रिगेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग। अगर नहीं होता है तो ये सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है, और हो सकता है हम जो लो बने थे नवंबर में वहां तक भी फिसल सकते हैं। बिल्कुल बात सही राजेश जी। इनफैक्ट आज ही 23,800 के लेवल को इंटैक्ट रखना चाहिए था बाजार को, लेकिन क्योंकि वहां से भी नीचे फिसले हम, और उसके बाद अब 23,550 के लेवल्स तक भी नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। सो यहाँ से डाउन साइड जो है वो ज़्यादा विजिबल दिखेगा। लेकिन सीमेंस के शेयर में आज तेज़ गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो बाजार में ही गिरावट है, लेकिन सीमेंस में इस तेज़ गिरावट के पीछे की वजह कारण भी हैं। ये कारण जान लेते हैं हमारी सहयोगी रिया से। रिया, आप बताइए। जी, तो सीमेंस का स्टॉक आज 10% से ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी वीक कमेंट्री हमें सुनने मिली है। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट केपेक्स है उसके अंदर में कुछ भी मीनिंगफुल हमें पिकअप नहीं दिख रहा है ओवरऑल। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट केपेक्स सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज और ईवीज़ के लिए है उसमें डिसेंट पिकअप नज़र आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी स्लो है अभी। रेलवे बिजनेस की अगर बात करें तो डोमेस्टिकली वो बहुत स्लो है। एक्सपोर्ट्स में हमें आगे 1 से 2 साल में पिकअप देखने मिल सकता है। सीमेंस के एनर्जी बिजनेस की अगर बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड नज़र आ रहा है ट्रांसमिशन सेगमेंट में, क्योंकि रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ एक शिफ्ट हो रहा है, और जो HVDC सेगमेंट है वो आगे जाके एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने बोला है वो LCC टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड भी। वो लोग सिर्फ VSC या फिर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। करंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो LCC पे बेस्ड है, और VSC प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। और दूसरी कंपनी जैसे कि हिटाची इंडिया और GE वर्नोवा TND, इनके लिए ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सीमेंस अब कॉम्पिटिशन में नहीं है। अगर कंपनी के डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस को देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं, और इस क्वार्टर में हमें मार्जिन्स में भी डिक्लाइन देखने मिला है। लेकिन आगे जाके ये बिजनेस थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, जब जो डी स्टॉकिंग एक्टिविटीज़ है वो जब खत्म हो जाए तब रिकवरी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल कमेंट्री बहुत नेगेटिव नज़र आई है। ABB के शेयर्स भी इसी के रिजल्ट से 5 से 6% गिर गए हैं, और सीमेंस में हमें करीब 11% का फॉल नज़र आ रहा है। दैट रिया, तो ये सारी रीजंस हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद हम देख रहे हैं कि सीमेंस के स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट
देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 10% गिरावट के साथ 6,895 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, एक राय सीमेंस पर तो जानना चाहेंगे ही टेक्निकली आपके पास से, लेकिन एजिस लॉजिस्टिक्स के स्टॉक प्राइस पर भी आपका टेक्निकल नजरिया हमें बताएं, क्योंकि कमजोर बाजार में ये स्टॉक इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर और उतना ही नहीं 11% की मूव दिखा रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स के स्टॉक को पुल अप कीजिए स्क्रीन पर। अच्छी मजबूती के साथ स्टॉक में 844 के स्तर पर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। तो माची जी बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज विथ वॉल्यूम ये स्टॉक में देखने को मिली। तो एजिस लॉजिस्टिक में अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। तो एक नैरो प्राइस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है और जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक का ये मोमेंटम 875 880 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन थ्रू आउट द डे देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे जिन्होंने अगर लिया है ऑलरेडी तो यहाँ पे 830 के स्टॉप लॉस से बने रहे। हमें लगता है ये लेवल 875 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा एजिस लॉजिस्टिक में। सीमेंस में आपने चर्चा करी, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आज देखने को मिला और सीमेंस अब जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ ये 200 डे मूविंग एवरेज पे मूव करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है सीमेंस में अगर ये 6,950 के नीचे ही सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो बनते हुए दिख रहा है वो करीब 6,800 67 60 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो सीमेंस का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे वीक हो चला है। आज की सेल ऑफ में स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है और पूरे कैपिटल गुड सेक्टर में ही अगर हम देखें तो एबीबी भी इसी तरीके की गिरावट दिखा रहा है। तो दोनों ही स्टॉक पे नज़रिया अभी वीक है और हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और गिरावट आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है इन कैपिटल गुड स्टॉक्स में। मैनेजमेंट की कमेंट्री के दम पर सीमेंस में करीब 9 से 10% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और इसी के चलते एबीबी में भी करीब 5 से 6% की गिरावट है। निफ्टी 50 के एक लूजर की बात करेंगे, ट्रेंट। याद रखें कल इसी शो में उस स्टॉक की चर्चा हुई थी, लेकिन आज 3.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। रुचित, क्या राय होगी आपकी ट्रेंट के स्टॉक पर? पिछले अगर 2 हफ्तों से देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब भी 7,150 7,200 के रेंज में आया तो वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने और 6,700 से 6,600 ये एक सपोर्ट रेंज बनी है। तो अभी फिलहाल तो ऐसे कोई डायरेक्शन मूव स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है कि कोई बड़ा डायरेक्शन मूव इधर साइड ये स्टॉक देगा। सो आई बिलीव कि मार्केट्स प्रेशर में है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो पा रहा है। एक बार ये रेजिस्टेंस अगर सरपास करता है 7,200 का तो उसके बाद ही कोई पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज थोड़ी कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में नियर टर्म में रह सकता है। ट्रेंड को लेकर ये व्यू, बाजार बंद होने में 2.5 मिनट के आसपास रह गया है। अब कोई किसी शेयर पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं चाहिए। अब 343 अंक। कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि बस अब मार्केट बंद हो जाए, ये अचीवमेंट है। वैसा ही सत्र आज भी है। 23,600 के आसपास है निफ्टी और अब चर्चाएं होने लगेंगी 23,350 क्या वो ब्रेक होगा या फिर वहां जाकर बाजार एक रिवर्सल की कोशिश करेगा। अदरवाइज आप देखिए आज हमने 24,100 के आसपास के भी स्तर देखे और 23,550 के आसपास के भी स्तर देखे। ऐसा आज सेशन रहा है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 700 अंकों के आसपास की है। 446 शेयर आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिनके ये शेयर है ना जहां पर आज तेजी दिख रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वहां पर भी कोई राहत नहीं है। वहां पर भी हम भारी बिकवाली का सत्र देख रहे हैं। आप एफएनओ के अगर शेयरों को देखेंगे 208 शेयर 215 में से 208 शेयर कमजोरी वाले हैं। सिर्फ 7 शेयर आज मजबूती के साथ बंद होने जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने आज फिर से लीड किया बाजार को, कल की तरह ही 1.5% के आसपास ही तेजी रही। आईसीसी बैंक में लोअर लेवल से हमने अच्छी रिकवरी देखी है पिछले कुछ मिनटों में और ये 1,300 रुपए के आसपास फिर से आने की कोशिश कर रहा शेयर। थोड़े इंश्योरेंस स्टॉक्स, कुछ कंजम्पशन में हमने देखा। नेस्ले में थोड़ी सी तेजी रही, हालांकि लास्ट में वो भी तेजी चली गई। फार्मा में सेलेक्टिव हमने बाइंग देखी, ग्लेनमार्क हो गया, डिवीज हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ शेयर चलते दिखाई दिए। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का मूड खराब रहा। आप आईसीआईसीआई बैंक को अगर छोड़ दीजिए, बड़े जो बैंक है जिसमें कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक 3% से ज्यादा की पिटाई हुई। एफएनओ का पार्ट है आरबीएल बैंक, वहां पर 7% से भी ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। तो दरअसल जो खराब जो संकेत रहे, खराब जो खबरें रही, वो छटी नहीं और एक के बाद एक और नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए आते गए। पहले हमने देखा कि जीडीपी के आंकड़ों को लेकर चिंता थी बाजार में, एफआईआईस की बिकवाली को लेकर चिंताएं थी, चीन में स्टिमुलस आया उसकी भी चिंता बाजार को सता रही थी। बीच में
रूस यूक्रेन के बीच फिर से एस्केलेशन बढ़ने की खबर आई। बाद में हमने देखा कि Q2 के जो नतीजे आए वो भी सपोर्ट नहीं कर पाए बाजार को, और आखिर में FIs की बिकवाली और US फेड की तरफ से जो भी ये स्टांस आया है कि अगले साल में 4 नहीं 2 ही रेट कट होंगे, तो पूरी तरह से मूड और माहौल को डैमेज करने का काम किया है। और कल के मुकाबले ज़्यादा बिकवाली हमने आज देखी। बड़ी ताज्जुब वाला सत्र रहा है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आ जाएगी। और देखिए ये गिरावट टेंशन इसलिए भी थोड़ी दे रही थी कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में PCR है, 0.75 के आसपास का PCR है, पुट कॉल रेशियो है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अब सेंटिमेंट वीक हो तो लेवल्स पैसे ही टूटते हैं। 200 में भी आज गया 23,820, अब बहुत दूर लग रहा है यहाँ से। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 200 अंक दूर आपको दिखेगा निफ्टी पर। तो आज एक कमज़ोर सत्र, 1.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में भी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के दोनों इंडेक्स में आज कमजोरी रही। पूरे हफ्ते की बात करें, लगातार 5 के 5 दिन बाजार गिरा है, और इन 5 दिनों में अगर हम निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी गिरावट रही है 4.5% के आसपास की, निफ्टी बैंक की गिरावट रही है 5%, निफ्टी मिड कैप में करीब 2.25% और निफ्टी स्मॉल कैप में 3% के आसपास की गिरावट रही है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, देखते हैं कि अब अगले हफ्ते की चाल क्या होगी। एक और चीज़ हो रही है कि जैसा कि सुनील सर बता रहे थे कि नहीं FI थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, छुट्टी का माहौल होगा, लिक्विडिटी और ड्राई हो जाएगी क्योंकि क्रिसमस वाला वीक होगा। देखते हैं कि किस तरह की चाल होती है। लेकिन बाजार के लिए निश्चित तौर पर बेहद खराब सत्र आज का रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट पर तीनों के तीनों फ्रंटलाइन इंडेक्स आज क्लोज होते हुए दिखे। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, रुचित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। फिलहाल मानसी को, आशीषा को और मुझे आप दे सकते हैं इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी अगले हफ्ते की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।